हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम इस वीडियो में करेंगे आपका जो एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है कक्षा 7 हिंदी का, उसका प्रश्न पत्र, अभ्यास प्रश्न पत्र ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा। वीडियो को कंप्लीट देखें, एक एक क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आपने वीडियो कंप्लीट देख ली तो हिंदी का पेपर जो है आपका समझ लीजिए हो गया। ठीक है, और भी आप प्रैक्टिस करते जाएँ, है ना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं अन्य PDFs वगैरह भेजता रहता हूँ। और आपकी जो भाषा भारती इंग्लिश रीडर की जो बुक्स का सॉल्यूशन है, एड ग्रेड, ब्रिज कोर्स, अन्य सब्जेक्ट का भी, उनका भी सॉल्यूशन अपने चैनल पर है। देखें, प्लेलिस्ट बना दी गई है। आइए बच्चों शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करो जरूर कर दें। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए हैं। कक्षा 7 हिंदी भाषा भारती, हॉकी के जादूगर किस नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो हॉकी के जादूगर हैं उनको किनको कहा जाता है, उनको कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया, क्या किया गया, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में मोनिया नृत्य प्रस्तुत किया गया, मोनिया नृत्य। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मनाया जाता है कब, ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। ओके, अगला है ज्ञानदा का चयन किस संभाग के लिए हुआ था, तो बच्चों ज्ञानदा की डायरी वाला जो चैप्टर है उसी का है। तो ज्ञानदा का जो चयन है वो हुआ था अपने किस संभाग के लिए, तो वो हुआ था भोपाल संभाग के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ज्ञानदा किस पोजीशन पर खेल रही थी, तो बच्चों जो ज्ञानदा है वो खेल रही थी हाफ बैक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, तो बच्चों पहला है कि पहला डैश तब घने जंगलों से घिरा था, तो क्या घिरा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तब मैकल पर्वत। क्या हो जाएगा, मैकल पर्वत। ठीक है, तो जब मैकल पर्वत जो है तब घने जंगलों से घिरा था। अगला है दुग्गन ने उसे की तरह पाला पोसा, तो किसकी तरह, दुग्गन ने उसे माँ की तरह पाला पोसा। ठीक है, अगला है दुग्गन के हाथ अपने आप उठकर जुड़ गए, किसके, क्या, प्रार्थना से, अपने आप प्रार्थना से। ठीक है, अगला है मैं तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए बन गई हूँ, क्या बन गई हूँ, झरना। इसमें आ जाएगा आपका झरना बन गई हूँ। ठीक है, जो नर्मदा वाला चैप्टर है ना उसी का है जी सब। तो अगला है इस जंगल में आप कोई आदमी कभी अपनी जान नहीं देगा, तो क्या हो जाएगा, प्यास से। ठीक है, प्यास से। अगला हो जाएगा आपका अहिल्याबाई ने 63 वर्ष की अवस्था में युद्ध का क्या किया, संचालन किया, तो कुशलता से। इधर आ जाएगा आपका कुशलता से। ठीक है, अगला है भारत के मंदिर किस कला के अनुपम उदाहरण है, तो भारत के मंदिर जो हैं आपके वास्तुकला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तुकला। ठीक है, क्या हो जाएगा, वास्तुकला। तो इस तरह से आपके ऑप्शनल क्वेश्चन भी हो गए और रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले भी कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट करो। ठीक है बच्चों, तो इनको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है, यदि आपको आ रहे हैं तो आप भी इनको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो बच्चों, जीवन की बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, तो बच्चों देखिए जीवन की बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, तो देखो, तो बच्चों मेहनत करके, परिश्रम से। ठीक है, कैसे, परिश्रम से, परिश्रम से। तो परिश्रम से जीवन की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। अगला है बालक का नाम छोटा जादूगर क्यों पड़ा, तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो मैं आपको बताऊं कि बालक की उम्र छोटी थी और उसकी जीविका के लिए वह खेल दिखाता था, इसलिए उसका नाम छोटा जादूगर पड़ गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नर्मदी झरना क्यों बन गई, तो बच्चों देखो अपने पिता की रक्षा करने के लिए उसने भगवान से प्रार्थना की है कि प्रभु तुम मेरे प्राण ले लो लेकिन मेरे पिता को बचा लो। इसके साथ ही वह नर्मदी झरना बन गई। अहिल्याबाई को लोकमाता क्यों कहते हैं, अहिल्याबाई के शासनकाल में संपूर्ण प्रजा सुख और शांति से भरपूर थी, इसलिए उन्हें लोकमाता कहते हैं। दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि अहिल्याबाई ने जीवन भर लोगों के हित में काम किया, इसलिए उनको लोकमाता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में खेलों से हम कौन कौन से गुण सीखते हैं, तो खेलों से हम अनुशासन, धैर्य, सहिष्णुता, उदारता और हार जीत को समान रूप से लेने का गुण सीखते हैं। प्राणों की बाजी पर सौदा कौन करते हैं, ऐसे लोग जो बहादुर और साहसी हैं वे ही प्राणों की बाजी पर सौदा करते हैं। महाराजा अग्रसेन का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो महाराजा अग्रसेन जी का जन्म आज से 5125 ईस्वी पूर्व हरियाणा राज्य के हिसार जिले के प्रताप नगर में हुआ। ठीक है, तो
इतना जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है आपका, निम्नलिखित गद्यांश में यथास्थान विराम चिन्ह का प्रयोग करें। ठीक है, तो देखो, वह मन ही मन बके देव को मानने लगी है, तो ये है के बाद आप लगाएंगे ए वाला। ठीक है, पूर्ण विराम। बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना, उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, तो उधर पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। तो इसको आप देखो, जो नर्मदा वाला चैप्टर है ना, नर्मदा वाला चैप्टर, ठीक है, नर्मदी, उसमें से आप इन लाइनों को ढूंढें और उसको आप इनको सॉल्व करें। ठीक है, निम्नलिखित शब्द के दो पर्यायवाची बताएं। तो बच्चों दो पर्यायवाची, चलो मैं आपको बताता हूँ। पानी का दो पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, तो पानी के तीन बता देता हूँ। पानी के हो जाएंगे जल, नीर और बारी। नेक्स्ट क्या है देखिए, तो बच्चों नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है आपका तालाब का। तो तालाब का हो जाएगा आपका क्या, सरोवर, ताल और जलाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, आपका है पर्वत। तो पर्वत का हो जाएगा पहाड़, गिरी, है ना, पहाड़, गिरी, और हो जाए आपका नग। ठीक है, अगला है आपका गणेश। गणेश का हो जाएगा गणपति, लंबोदर, गजानन। ठीक है, अगला क्या है, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य में प्रयोग करें। अब समर्पित, तो समर्पित को आप क्या लिखेंगे, कभी मातृभूमि को सर्वस्व समर्पित करना चाहता है। आंगन, आंगन को क्या लिखेंगे, कि आंगन को आप कुछ भी लिख सकते हैं कि छोटा बच्चा आंगन में खेल रहा है। ध्वज, ध्वज को क्या लिखेंगे, हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। और राखी का क्या लिखेंगे, रक्षाबंधन के पर्व पर बहन अपने भाई को राखी बांधती है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। तो बच्चों श्री कृष्ण सरल जी और रामावतार त्यागी जी, ये दोनों जो हैं आपकी भाषा भारती के ही हैं, याद रखना। ठीक है, तो भाषा भारती के ही हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक का लिख दें। चलो मैं आपको बता देता हूँ लेकिन, ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। सरल जी जो हैं, श्री कृष्ण सरल जी, इनका जन्म जो है 9 जून 1921 में तत्कालीन गुना जिले की, मतलब जो मध्य प्रदेश में अशोकनगर अलग हो गया गुना से, पहले एक ही था, तो तत्कालीन गुना जिले के अशोकनगर में हुआ था। श्री कृष्ण सरल एक समर्पित व्यक्ति का नाम है। ठीक है, उन्होंने लेखन में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इन्होंने लगभग 35 गद्य तथा 9 महाकाव्य और 4 खंड काव्यों की रचना की है। इनके प्रमुख काव्य इस प्रकार हैं, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, क्रांति ज्वाला आदि। आइए तो अब बताते हैं हम आपको किसके, राम अवतार त्यागी जी के बारे में। ठीक है, राम अवतार त्यागी। तो बच्चों राम अवतार त्यागी हिंदी में लोकप्रिय कवियों में से एक हैं। इन्होंने बच्चों के लिए कथा तथा बड़ों के लिए कई कविताएं लिखी हैं। उन्हें मैं दिल्ली हूँ पुस्तक के लिए सम्मानित किया जा चुका है। इस तरह से आप इनका देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित जो गद्यांश है इसको पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। जब हम सूर्य की किरणों को किसी आतसी शीशे के सहारे एक कागज के टुकड़े पर केंद्रित करते हैं तो वह जल उठता है। जल में प्रच्छन्न विद्युत की कुछ साधनों से केंद्रित करके बड़े बड़े कारखाने चलाए जाते हैं। एकाग्र करके उससे संसार को हिलाया जा सकता है। तो उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो उसका आप लिखेंगे क्या, एकाग्रता की शक्ति। क्या लिखेंगे बच्चों, एकाग्रता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका हो गया पहला, संसार को कैसे हिलाया जा सकता है। तो संसार को देखो है ना, एकाग्र करके संसार को हिलाया जा सकता है। ठीक है, कागज का टुकड़ा कैसे जल उठता है, तो कागज का टुकड़ा कैसे जल, देखो जब हम सूर्य की किरणों को किसी आतसी शीशे के सहारे एक कागज के टुकड़े पर केंद्रित करते हैं तो वह जल उठता है। ठीक है, तो इसको आप लिख देंगे। फीस माफी के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो बच्चों फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र, तो देखो बच्चों फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र आप इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए कैसे, कि सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, ड्रीमबेल, जो भी आपके स्कूल का नाम हो, अच्छा ठीक है, उसको लिखेंगे आप। विषय लिखेंगे कि फीस माफ़ी हेतु, या फिर लिखेंगे आप शुल्क, है ना, शुल्क माफ हेतु। ठीक है, सबने निवेदन है कि मेरे पिताजी एक स्थानीय संस्था में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, या फिर लिखेंगे आप एक गरीब मजदूर हैं। उन्हें प्रति माह 1500 रुपये वेतन मिलता है, या 3000 रुपया वेतन मिलता है, जितना भी आप लिख सकते हैं। परिवार में 6 सदस्य हैं। घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। ऐसी स्थिति में मेरी शिक्षा पर व्यय करना उनके सामर्थ्य से परे है। मुझे मेरा भविष्य धूमिल नज़र आने लगा है। अतएव आपसे अनुरोध है ना, प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय में निर्धन छात्र छात्रा निधि से उचित आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दें।
जिससे मैं अपने अध्ययन में आने वाली समस्याओं से मुक्ति पा सकूं और पूर्ण मनोयोग से अपना अध्ययन जारी कर सकूं। आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। आपका आज्ञाकारी शिक्षक। ठीक है। और निमंत्रण के लिए प्रतिभोज, तो आप वैसे एक जो इनफॉर्मल लेटर है तो उसको आप अपने हिसाब से ही लिख दें। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जैसे कंप्यूटर, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और प्रदूषण। तो चलो मैं आपको बताता हूँ इसमें आप कैसे लिखेंगे। तो चलो मैं आपको एक बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कंप्यूटर पे। ठीक है, कंप्यूटर पे निबंध बताऊंगा। पहला आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तावना। क्या लिखेंगे? प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में क्या लिखेंगे आप सुनिए। मानव में व्यस्तता एवं विज्ञान की प्रगति के कारण आज विश्व में ज्ञान का विस्फोट हुआ है। ज्ञान विज्ञान रक्षा विभिन्न सूचनाओं को सुरक्षित करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। कार्य में शीघ्रता, स्मृति में लाखों सूचनाएं रखना, बटन दबाते ही वांछित जानकारी प्रदान करना कंप्यूटर की महान विशेषताएं हैं। ये तो हो गया आपकी प्रस्तावना में। फिर दूसरा आपको हेडिंग लिखनी है काली पेन से, है ना, दैनिक जीवन में कंप्यूटर। क्या लिखना है? दैनिक, ठीक है, जीवन में कंप्यूटर। ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या लिखेंगे आप सुनिए। आज पलक झपकते ही कंप्यूटर जोड़, भाग, गुणा, वर्गमूल कर विद्यार्थियों को का श्रम हरण करता है, मतलब समय में बचत करता है। शास्त्रों की गति एवं निशान पर नियंत्रण भी एक अहम प्रश्न था जो कंप्यूटर ने हल कर दिया है। अब सैनिक छिपकर भी बमों का विस्फोट रिमोट कंट्रोल से कर सकते हैं। ये जो है कंप्यूटर का दैनिक जीवन में प्रयोग हो गया है। थर्ड जो है आप इसकी टॉपिक लिखेंगे क्या? कंप्यूटर के भाग। क्या लिखेंगे? कंप्यूटर के भाग। ठीक है बच्चों। स्मरण यंत्र, नियंत्रण कक्ष, अंकगणित का अंग, इनपुट आउटपुट, ये सब जो है कंप्यूटर के भाग हैं। स्मरण यंत्र मतलब मेमोरी, है ना, सूचनाएं भरी दी जाती हैं सीपीयू में जो बटन दबाते ही प्राप्त हो जाती हैं। नियंत्रण कक्ष का कार्य कंप्यूटर कार्य पर नियंत्रित करना है। गणित विभाग में विभिन्न गणनाओं का स्टेटल संयंत्र होता है। इनपुट विभाग सामग्री ग्रहण करता है और आउटपुट विभाग सामग्री को पटल पर रखता है। ठीक है। अब जो है कंप्यूटर की विशेषताएं लिखेंगे आप। और फिर थर्ड नेक्स्ट जो है टॉपिक लिखेंगे आप क्या? कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। तो इस तरह से आप इस कंप्लीट कर देंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। पूरा जो एग्ज़ाम है मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बच्चों। तब तक के लिए टेक केयर, गुड डे।